दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर लिखी निम्नलिखित पुस्तकों को आरोही क्रम में सजाइए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रिचर्ड एटनबर्ग की पुस्तक है इन सर्च ऑफ गांधी और ये पुस्तक 1982 में लिखी गई थी। C.F. एंड्रयूज ने महात्मा गांधी आइडियाज़ जो है ये 1929 में लिखा था। C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु भी कहा जाता है। B. भट्टाचार्य इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तक 1969 में लिखी गई थी। और J.B. कृपलानी की गांधीयन थाट 1964 में लिखी गई पुस्तक थी। तो ये महात्मा गांधी पर लिखी गई पुस्तकें हैं और उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम आप देख सकते हैं 1929, 1964, 1969 और 1982। तो सही क्रम 2, 4, 3 और 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबद्ध करेंगे? अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं। एक महत्वपूर्ण कथन है आपके लिए। आप इस वाक्यांश के साथ किस लेखक को संबद्ध करेंगे कि अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं? ये नए प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन है अलेक्जेंडर वेंट, जॉन रगी, जॉन मीयरशेमर या थॉमस रिसे। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर वेंट। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर वेंट का कथन है कि अराजकता वह है जिसे राज्य उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। वर्ग के रूप में राज्य, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग के रूप में राज्य जो है ये मार्क्सवाद से संबंधित धारणा है। मार्क्स और लेनिन का संबंध इससे है। नैतिक जीवन के रूप में राज्य, तो आदर्शवादी विचारक रूसो, हीगल और ग्रीन ये राज्य को नैतिक जीवन के रूप में परिलक्षित करते हैं। शक्ति के रूप में राज्य, तो शक्ति के रूप में राज्य देखिए मैकियावेली और हाब्स। और न्यूनतम राज्य हेयक और नोजिक। तो इस तरह से सही मिलान आप कर सकते हैं। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी आपका सही मिलान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग के रूप में राज्य मार्क्सवादी विचारक मार्क्स और लेनिन की धारणा है। नैतिक जीवन के रूप में राज्य, ऐसी मान्यता रूसो, हीगल और ग्रीन की है। शक्ति के रूप में राज्य मैकियावेली, हाब्स, कैटलिन आदि हैं। और न्यूनतम राज्य हेयक और नोजिक हैं जो न्यूनतम राज्य की वकालत करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने कहा था कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित या संरक्षित किए जाने वाले अधिकारों के रूप में जाना जाता है? लास्की, ग्रीन, हेगल या बेकर? तो सही उत्तर ये कथन लास्की का है। याद रखिएगा, लास्की का कहना है, लास्की का, हेरल्ड जोसेफ लास्की का, कि प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जो वो बनाए रखता है या प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। थॉमस पाग, माइकल वाल्जर, सुजान मोलर ओकिन और जॉन राल्स। तो आप देखिए यहाँ पर सही मिलान, थॉमस पाग जो है ये वैश्विक न्याय से संबंधित हैं। थॉमस पाग का संबंध जो है ये वैश्विक न्याय से है। माइकल वाल्जर का संबंध न्याय का समुदायात्मक परिप्रेक्ष्य है। तो ए का जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा। सुजान मोलर ओकिन, आप देखिए सुजान मोलर ओकिन ये न्याय की वैश्विक
जो है न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना से संबंधित हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुजान मोलर ओकिन न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना से और जॉन राल्स ये वितरण योग्य न्याय से संबंधित हैं। ये ऊपर मिलान हो जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा आप देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4, 2, 3, 1 जो है सही क्रम हो जाएगा। एक बार फिर से दोहराते हैं। एक बार फिर से याद रखिएगा कि थॉमस पार्क का संबंध वैश्विक न्याय से है। माइकल वाल्जर न्याय के समुदायात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। सुजान मोलर ओकिन न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना और जॉन राल्स ये वितरणात्मक न्याय से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रम से व्यवस्थित कीजिए। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित अधिकारों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों की स्वतंत्रता, फिर धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। चौथा है किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश अथवा धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इसको आप अनुच्छेद से जोड़िए। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 26 है। इसके अलावा किसी भी धर्म के संवर्धन के लिए करों की भुगतान की स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 है। धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय अभ्यास ये अनुच्छेद 25 है। और किसी शैक्षणिक संस्थान में आप देखिए धार्मिक अनुदेश ये वाला जो है अनुच्छेद 29 है। तो सबसे पहले 25, 26, 27, 29 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, आपको बताना है। ऑप्शन है देखिए, अवसर की समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या समानता का अधिकार। तो ये समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी ऐसा अधिकार है जो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आप जानते हैं मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। और आप जान लीजिए कि ये समानता की बात करता है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी हो, सब पर ये अधिकार लागू होता है। अगला प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति, दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना सभी केवल आम जनता के भले के लिए हैं। तो ये कथन आपका किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन है रूसो, कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक या जे.एस. मिल। तो सही उत्तर ये कथन जॉन लॉक का है, याद रखिएगा दोस्तों। ये कथन जो है ये आम जनता के भले के लिए है, ये कथन जॉन लॉक का है। और इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध यानी 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में इसका वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन है प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का वैभिन्न अच्छे शासन के लिए असंगत है। देखिए बिल्कुल सही है, इसी कारण उसने संपत्ति विषयक साम्यवाद की बात की है। कारण है जहाँ तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराई को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिखा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखिए सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि प्लेटो ने धन की अधिकता या धन का जो संग्रहण है उसको अच्छे शासन के लिए सही नहीं माना है। प्लेटो ने सैनिक और शासक वर्ग के लिए, जिसको वो गार्जियन या अभिभावक वर्ग कहता है, उसके लिए संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की है। उसने देखा कि बुराई को समाप्त करने के लिए धन को समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए उसने अभिभावक या शासक वर्ग के लिए धन के या जो है संपत्ति के साम्यवाद की बात की है। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के अधिष्ठापित पदों का सही अनुक्रम क्या है। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व।
तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है ये हमारे प्रस्तावना में कहे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारूपित और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर की गई थी। और इसमें जो राज्य स्वतंत्रता की बात है, राज्य की निरंकुश स्वतंत्रता सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ था और एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए जो संस्थागत क्रियाविधियां हैं वो विद्यमान रहती हैं। तो जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसको याद कर लेंगे, तो जो सही क्रम आता है भारतीय संविधान में उद्देशिका में जो हमारे अवधारणाएं हैं उनका सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो CBAD ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये तो संवैधानिक सरकार नहीं है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संवैधानिक सरकार वो सरकार होती है जिसमें शक्ति का स्रोत संविधान होता है और संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है ताकि राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं या कौन से विकल्प सही हैं। कथन एक है कि भारत के संघवाद के रूप को व्युत्पन्न या ह्रासित रूप की अपेक्षा एक मौलिक रूप से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कथन है भारत ने पूर्व की रूपरेखा के अनुपालन की बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया है, बिल्कुल सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल पर किया गया है, इसलिए भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है और भारत के संघवाद के रूप को व्युत्पन्न या ह्रासित के रूप की अपेक्षा एक मौलिक रूप में सर्वोत्तम ढंग से समझा जाता है। भारत ने पूर्व के रूपरेखा के अनुपालन की बजाय संघवाद के अपने संवैधानिक व्यवहार को परिभाषित किया है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। सरकार 2.0 क्या है आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एनडीए का दूसरा कार्यकाल है। इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों का प्रयोग करता है। इसका संबंध मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड से है या ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरने वाले राष्ट्रों की सरकारों से संबंधित है। तो सरकार 2.0 या 2.0 का तात्पर्य सरकार की नीतियों से है जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतःक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों का प्रयोग करना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है विधि और स्वाधीनता यानी लॉ और लिबर्टी के बीच सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा है, इन कथनों में से आपको बताना है। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा और यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वो स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो लॉ और लिबर्टी के बीच सबसे अच्छा कथन ये है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। आप जान लीजिए ये कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं होती है। जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता या स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का होना जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता, कानून जो होता है वो स्वतंत्रता की रक्षा करता है, इसीलिए लॉक का कहना है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ये मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ये कथन किसका है? तो ये W.B. डोनहम का कथन है। ये पब्लिक एड के अंतर्गत भी
ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो ये मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। याद रख लीजिएगा, डोनहम का कथन है। अगला प्रश्न है कि इनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोर्ट के द्वारा आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। विधि के शासन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? तो विधि की सर्वोच्चता यानी विधि सर्वोच्च है, विधि के समक्ष समानता और विधिक भावना की प्रबलता होनी चाहिए। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि के शासन का लक्षण नहीं है, तो 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका तात्पर्य है कि सरकार और इसके तीनों अंग जो है इसका स्रोत संविधान है और ये संविधान में निहित जो उपबंध है उनके अधीन ही कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून और नीतियों पर कुछ सीमाएं भी लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो संवैधानिक सरकार का सीधा सीधा अर्थ सीमित सरकार होता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो या बंधी हुई हो संविधान की सीमाओं से, उसे संवैधानिक सरकार कहा जाता है। जिसका उत्तर अभी हमने प्रश्न संख्या 17 में लिखा है कि सीमित सरकार वो होती है संवैधानिक सरकार। तो संवैधानिक सरकार ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधी हुई हो उसको सीमित सरकार या संवैधानिक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वे राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, वे राज्यसभा अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, वे राज्यसभा अध्यक्ष को दे किसी वेतन या भत्ते के हकदार नहीं होंगे, वे कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, न तो कोई लाभ का पद ग्रहण करते हैं और न राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्ते के हकदार होते हैं, बल्कि उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में जो मिलते हैं वो उसके हकदार होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वे राज्यसभा के अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कालानुक्रम व्यवस्थित किया गया है? तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सबसे पहले सुकुमार सेन, फिर एसपी सेन वर्मा, टीएन शेषन और जेएम लिंगदेहो रहे हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है सुकुमार सेन, एसपी सेन वर्मा, टीएन शेषन और जेएम लिंगदेहो, तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? ये आपको बताना है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण के लिए विशेष अनुदान देना, ये भी सही है। सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण किया गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए, और शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, तो बिल्कुल सही। ये सभी चारों ही कथन आपके सही हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके कल्याण के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है, और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सार्वजनिक सेवा और रोजगार में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 16(4) क में दिया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। ये चारों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वीडन में ऑम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? आपको बताना है। ऑम्बुड्समैन स्वीडिश शब्द ओम्बुड से लिया गया है, जिसका तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्तियों के प्रवक्ता या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ऑम्बुड्समैन या जनहित रक्षक एक सार्वजनिक अधिकारी है जिसे जनता की शिकायतों की जांच करने की शक्ति होती है।
तो यहाँ पर पूछा गया है स्वीडन में ओम्बुड्समैन कौन से कार्य कर सकता है, आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई करता है और संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर 1, 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों के आधार पर विकल्पों से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन क्या है, आप देखिए कि स्वतंत्रता और समानता को एकजुट करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद के तत्वों को समावेशित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता जो हैं दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। इनको एकजुट करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद के तत्वों को शामिल करता है। लोकतंत्र समानता की बात करता है, उदारवाद स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए जो है लोकतंत्र और उदारवाद के तत्वों को समावेशित करके स्वतंत्रता और समानता को एकजुट किया जा सकता है। दूसरा है कथन कि सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार शामिल होते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन आप सोचेंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के साथ करने के लिए सामाजिक लोकतंत्र उदारवाद और समाजवाद के तत्वों को जोड़ता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है कि सामाजिक लोकतांत्रिक शासन नव निगमवाद की प्रणाली का प्रयोग करते हैं, जिसमें नीति निर्धारण में राज्य, श्रम और व्यापार शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, आपको बताना है। विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन, बढ़ी हुई बेरोजगारी या प्रौद्योगिकी उन्नति। तो आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विदेशी निवेश बढ़ता है लिबरलाइजेशन के कारण, उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, बेरोजगारी में कमी आती है और प्रौद्योगिकी की उन्नति होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। 1, 2 और 4 उदारीकरण के सकारात्मक पहलू हैं। विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगत मेल नहीं है। देखिए फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन पर बल देता है। बिल्कुल सही है, फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन पर बल देता है, सही है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है, सही है। श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद से संबंधित है और लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन, ये आपका सही नहीं है और यही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल चूल परिवर्तन में जो है यकीन या विश्वास नहीं रखता है। ये क्रमिक रूप से संवैधानिक साधनों के जरिए सुधार पर जोर देता है और ये उदारवाद और समाजवाद दोनों के गुणों को एक साथ समायोजित करने पर बल देता है, जिससे स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति हो सके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आत्मसंप्रत्यय, भारग्रस्त बनाम अभारग्रस्त, सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, राज्य की तटस्थता बनाम अतटस्थता और एक दलीय शासन पद्धति कार्यविधिक बनाम समुदायवाद, ये उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है। जबकि कथन ए, बी और सी ये उदारवादी सामुदायिक बहस के मुद्दे हैं। या आप देखिए डेनियल बेल ने उदारवाद बनाम समुदायवाद के संपूर्ण विवाद को 3 भागों में बांटा है। सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, आत्म प्रत्यय भारग्रस्त बनाम अभारग्रस्त और राज्य की तटस्थता बनाम राज्य की अतटस्थता। अगला प्रश्न है उत्तर मार्क्सवाद के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, यानी पोस्ट मार्क्सिज्म के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, सही है। आर्थिक वर्ग हित अपेक्षितया विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, सही है। श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता है और उपर्युक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी नव मार्क्सवाद के बारे में आपके सही हैं। उत्तर मार्क्सवाद चिंतकों ने मार्क्सवाद के संबंध में मार्क्स से भिन्न कुछ धारणाएं विकसित की थी। इसमें ये हुआ कि श्रमिक वर्ग का क्रांतिकारी आंदोलन में विकास नहीं हुआ। ये आर्थिक वर्ग हितों को सापेक्षिक रूप से विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त मानते हैं
और इनका मानना है कि श्रमिक वर्ग ने समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति नहीं बनाई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10, 9, 7 या 5। तो सही उत्तर है 5 न्यायाधीश, ऑप्शन डी। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 145(3) में ये प्रावधान है कि जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन या व्याख्या के बारे में विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित होता है तो उसका विनिश्चय करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश देने के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी और इसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच या संविधान पीठ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और दोनों के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, उससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। और ये किस अनुच्छेद में था? 128 में। और इसी प्रकार अनुच्छेद 215 में वर्णित है कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां उसके पास प्राप्त हैं कि वो जो अपने जो निर्णय हैं, अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। और ये जो शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और हाई कोर्ट को भी। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति उसकी किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो ये इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति ये प्रारंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर अभी तक किया जाता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, आप बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1971। तो आप देखिए दोस्तों, ये जो लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। ये व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, वर्ष 2000 तक के लिए, लेकिन 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के जब सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे तब तक संशोधन न किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये वर्ष 2026 तक यथावत है। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये आपको बताना है। तो ये संख्या जो है कितनी है? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अगर जो देखा जाए तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए नए सदस्य नामित करने की व्यवस्था समाप्त की गई है। तो अब ये 550 हो जाएगा। देखिए, तो 550 हो जाएगा। अगर देखा जाए पहले 552 था, 550, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा है कि किसने विश्वास आश्रित न्यास यानी फिडुशियरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रदान की है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन है आपके
हॉब्स, लॉक, जॉन रॉल्स या जॉन स्टुअर्ट मिल। तो सही उत्तर है जॉन लॉक। याद रखिएगा दोस्तों, जॉन लॉक की प्रत्ययी ट्रस्ट या फिड्यूशरी ट्रस्ट की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने संविधानवाद के प्रसिद्ध विचार को पेश किया जो अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है, और इसके अनुसार शासक और शासित दोनों संविधान में निर्धारित सिद्धांतों से बंधे हुए हैं, और राज्य के माध्यम से ही लोग अपने प्राकृतिक अधिकारों यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न आसान है। एक ग्रंथ है इमाइल, इसके लेखक कौन है? तो इमाइल ये रूसो की कृति है, याद रखिएगा। इमाइल पुस्तक की रचना रूसो ने की है और ये शिक्षा पर आधारित ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन 1762 में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? अंतर सिद्धांत, हकदारी सिद्धांत, समतावाद, स्वेच्छातंत्रवाद। तो दिए गए कोड से सही उत्तर का इसमें आपको चयन करना है। देखिए, अंतर सिद्धांत और समतावाद में विश्वास करते थे। केवल ए और सी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जॉन रॉल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसमें समतावादी विचारधारा और अंतर सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षमा यानी अपोलॉजी, गणराज यानी रिपब्लिक, विधि यानी द लॉज, और स्टेट्समैन। तो इनका क्रम आपको बताना है। प्लेटो जो है, प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। ये एक आदर्शवादी विचारक थे, और इनकी रचनाओं में अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, सिम्पोजियम, गार्जियस, फोएडो आदि प्रमुख हैं। तो इसका सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपोलॉजी, फिर रिपब्लिक, उसके बाद स्टेट्समैन और लास्ट में द लॉज है। तो सही क्रम आपका ए, बी, डी और सी आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉब्स से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। इनके आधार पर आपको सही कोट के आधार पर उत्तर का चयन करना है। देखिए, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है, सही है। दूसरा कथन है, हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे। ये अनिवार्य थे क्योंकि इनकी आज्ञा ईश्वर द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। आप देखिए, हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के डर से करती है, और लेवायथन में हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का जो है अवधारणा दी है, जिसमें कहा गया है कि जो संप्रभु शासक है उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है और उसका आदेश ही कानून है, इसलिए व्यक्ति को अपने दायित्व का पालन करना चाहिए, अन्यथा संप्रभु शक्ति के द्वारा उसे दंड का भागीदार होना पड़ेगा। हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि जो नैतिक नियम थे जो कर्तव्य का विधान करते थे, और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर के द्वारा दी गई थी। हॉब्स ने संप्रभु शक्ति या ईश्वर की आज्ञा के आदेश के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की राज्य के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करने के संबंध में विचार दिए थे, इसलिए इसमें दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना है अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सही है। देखिए, 4 कथन दिए गए हैं। पुलिस को इतना बृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे, और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन सुनिश्चित हो सके, बिल्कुल सही है। पुलिस यानी नगर राज प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्ण रूप से था, कालक्रम के अनुसार नहीं बल्कि उद्देश्यपरक रूप से, बिल्कुल सही है। पुलिस मानव संघों का उच्चतम और व्यापक रूप है, सही है। पुलिस मानव का बृहत्तम रूप है, बृहत्सय है, ये सही नहीं है। तो इसमें 1, 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अरस्तु के अनुसार जो राज्य है या नगर राज्य है, ये इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, और इतना छोटा होना चाहिए कि सुशासन हो सके। पुलिस काल क्रम के अनुसार नहीं बल्कि उद्देश्यपरक रूप से प्राकृतिक
प्राकृतिक है और व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। और अरस्तु ने पोलिस को मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है संपूर्ण वस्तु है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न विचारकों में से कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे। आज की वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, प्लेटो और मिल, अरस्तु और हीगल, मिल और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और प्लेटो और मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देखिए अरस्तु और हीगल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं अरस्तु और हीगल ने महिला समानता में विश्वास नहीं किया है। अरस्तु ने स्त्रियों की शरीर की व्याख्या एक विकृत पुरुष शरीर के रूप में की, जिसमें एक अस्थिर गर्भ होता है जिसे केवल एक पुरुष ही बस में कर सकता है। हीगल का मानना था कि स्त्री और पुरुष कार्यात्मक रूप से एक दूसरे के पूरक है, लेकिन पुरुष की भूमिका प्रभावी होती है। और हीगल का मानना था कि स्त्रियां परिवार और घर के कार्यों के लिए होती हैं। तो अरस्तु और हीगल का ये जो जोड़ा है, ये महिला समानता में विश्वास नहीं करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और देखिए उत्तराखंड, बिहार, एमपी और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।